स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे विस्कोसिटी के बारे में, है ना। मैं विस्कोसिटी पर 3 वीडियो बनाऊंगा, डायनेमिक विस्कोसिटी पर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर और विस्कोसिटी पर अलग अलग तरह से किस तरह का इफेक्ट पड़ता है ना। टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी कैसे चेंज होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा 3 वीडियो आएगा विस्कोसिटी पर। आज का जो वीडियो है वो है डायनेमिक विस्कोसिटी पर, जिसे हम केवल विस्कोसिटी ही कहते हैं, ठीक है। तो आखिर विस्कोसिटी होता क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी आखिर है क्या, इसकी डिफिनेशन आपको बुक में मिलेगी, है ना, हर जगह मिल जाएगी। इस वीडियो का मकसद मेरा केवल इतना है कि आपको बताना कि आखिर विस्कोसिटी है क्या, आसान शब्दों में। तो विस्कोसिटी कुछ और नहीं है, सॉलिड में जो फ्रिक्शन होता है फ्लूइड में, अगर वही फ्रिक्शन आ जाए तो उसे फ्रिक्शन ना कहकर उसको विस्कोसिटी कहते हैं, है ना। जैसे सॉलिड में क्या होता है कि एक सॉलिड ये है, एक सॉलिड ये है। जब ये इस पर मोशन करेगा तो इसको फील होगा रेजिस्टेंस, इसको महसूस होगा कि मेरे मोशन को कोई रेजिस्ट कर रहा है, और इसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन, जो इसके मोशन को रेजिस्ट कर रहा होगा। ठीक उसी तरह जो फ्लूइड जो हमारा होता है, फ्लूइड के लेयर में उसके पार्टिकल्स के बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाता है ना। और रेजिस्टेंस कुछ और नहीं है, उसका विस्कोसिटी है, उसको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी। तो आखिर ये विस्कोसिटी आता कैसे है ना। इसको एग्जांपल से पहले समझिए कि आखिर विस्कोसिटी है क्या। जब आप कोई सा फ्लूइड, मान लीजिए वाटर को आपने फर्श पर फेंक दिया, तो उसका जो फ्लूइड का जो वाटर का जो अलग अलग पार्टिकल है वो महसूस करेगा कि मेरे मोशन को कोई रेजिस्ट कर रहा है, और आगे कुछ दूर जाकर वह रुक जाता है। तो क्या है, रुकने की वजह क्या है, विस्कोसिटी। ठीक उसी तरह कोई गाढ़ा चीज है, उसको जब आप फेंक देते हैं तो वो रुक जाता है ना, ज्यादा अधिक दूर तक वो नहीं जा पाता। फ्लूइड की बात मैं कर रहा हूँ, क्यों, विस्कोसिटी की वजह से। क्योंकि गाढ़ा जो भी आपका फ्लूइड है उसमें विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अधिक वो फ्लो नहीं कर पाता है। तो आखिर गाढ़ा होने से विस्कोसिटी ज्यादा कैसे हो गई। और वही आपका वाटर है या कोई पतला फ्लूइड है, उस ज्यादा दूर तक जाता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा होता है कोहेसिव फोर्स की वजह से। विस्कोसिटी का 2 कारण होता है, कोहेसिव फोर्स और इंटरमोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर। कोहेसिव फोर्स जो होता है वो आपका लिक्विड में बहुत ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं है गैस में नहीं मिलता, गैस में मिलता है, लेकिन लिक्विड में गैस से कंपेयर में बहुत ज्यादा मिलता है। और वही इंटरमोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर, गैस में आपको अधिक मिलेगा, लिक्विड में आपको कम मिलेगा। इसका रीजन क्या है, तो आप देखते होंगे कि इन दोनों, फ्लूइड तो आपका लिक्विड भी है, गैस भी है, लेकिन इन दोनों के जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है, उसके पार्टिकल का स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जहां पर आपको ज्यादा, है ना, फ्लूइड दोनों में आपको फ्लो होने की एबिलिटी है। सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल इतने अधिक अटैच होते हैं एक दूसरे से कि वो फ्लो नहीं हो पाता है, लेकिन वे लिक्विड में या फिर आपके गैस में ऐसा कुछ नहीं होता है। लिक्विड में उतना अटैच नहीं होते हैं तो उतना दूर भी नहीं होते हैं, है ना। वे ज्यादा दूर भी नहीं होते हैं, ज्यादा वे करीब भी नहीं होते हैं, लिक्विड की मैं बात कर रहा हूँ। जिसकी वजह से जब ज्यादा दूर नहीं है तो कोहेसिव फोर्स आता है और एक दूसरे पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है, ज्यादा भागने नहीं देता दूर। इसकी वजह से कोहेसिव फोर्स वहां पर ज्यादा आ जाता है, और वही कोहेसिव फोर्स जो कि ज्यादा लगता है उनके बीच में, एक दूसरे को खींच कर रखता है, यानी एक दूसरे के मोशन को रोक के रखता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वहां पर विस्कोसिटी आ जाती है। ये जो कोहेसिव फोर्स है ना, आपको लिक्विड में ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कोहेसिव फोर्स क्या है, सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वही कोहेसिव फोर्स है। इंट्रामोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर गैस में ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि उसके पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर भागते रहते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं वे। तो मान लीजिए एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, तो ये जो वाला पार्टिकल इधर उधर घूमेगा, ये वाला इधर उधर घूमेगा। मान लीजिए कि दोनों एक साथ टकरा गया, तो इसको महसूस होगा कि मेरा मोशन रुक रहा है, रेजिस्टेंस फील हो रहा है मेरे मोशन में, और इसको भी फील होगा कि मेरे मोशन में रेजिस्टेंस फील हो रहा है। तो रेजिस्टेंस को हम नाम देंगे विस्कोसिटी, है ना। विस्कोसिटी है
उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, कुछ तो होगा। मैंने कहा कि ये आ रहा है। फ्रिक्शन में भी आप देखते होंगे कि हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं, कितनी फ्रिक्शन है। ठीक उसी तरह विस्कोसिटी को भी निकालेंगे हम, इतनी वैल्यू इसकी है। अलग अलग फ्लूइड है, अलग अलग केस में इसकी फ्लूइड क्या होगी, है ना, फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होगी। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। वे एक इक्वेशन देते हैं और इसी के जरिए हम बताते हैं कि कितनी विस्कोसिटी की वैल्यू हो सकती है। ये जो इक्वेशन होता है आपका, वो होता है टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। कर्व को आप अक्सर बुक्स में देखते हैं, लेकिन यह जल्दी क्लियर नहीं हो पाता है कि यह बनना कैसे है और इसका विस्कोसिटी से क्या लेना देना है। अगर एक बार में यह समझ आ भी जाता है ना, तो उतना सही ये चमकता नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे इस कर्व के बारे में। और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो इक्वेशन है वो यही वाला इक्वेशन है, टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का यही इक्वेशन है जो मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। जब प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाएंगे तो यहाँ पर म्यू आता है, और यही म्यू है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, या फिर केवल आप इसको विस्कोसिटी बोल सकते हैं। इस म्यू की जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल सेकेंड होती है, या फिर आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं। सीजीएस यूनिट इसकी पॉइज होती है, जिसे डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड आप बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, ऐसा होता है। 1 पॉइज की जो वैल्यू होती है वो 0.1 पास्कल सेकेंड होती है। आपको सबसे ज़्यादा ये याद रखना है कि डायनेमिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट पॉइज होती है, और एक पॉइज में इतनी वैल्यू होती है। ये अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो बात है कि ये कर्व क्या है। इस कर्व में जो ये न्यूटन का जो लॉ था, टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, ये डी यू और डी वाई को पहले समझते हैं। मान लीजिए इस कर्व में जो है ना, ये छोटी सी स्ट्रिप जो है, पट्टी, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है वो डी वाई है, या कह लीजिए कि इसकी थिकनेस जो है वो डी वाई है, जो यहाँ पर है। और इसमें ना फ्लूइड है ना, ये फर्श है और इसमें फ्लूइड फ्लो हो रही है, और फ्लूइड का फ्लो का डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये स्ट्रिप जो है ना, ये कुछ और स्ट्रिप नहीं है, वाटर में हम स्ट्रिप बनाए हैं स्टडी करने के लिए। तो छोटी सी स्ट्रिप डी यू से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वही है डी यू। क्लियर नहीं हुआ तो हो जाएगा, डोंट वरी। तो बात करते हैं आगे एक चीज़ और, ये जो डी यू अपॉन डी वाई है इस इक्वल होता है डी थीटा अपॉन डी टी के। यहाँ पर डी यू अपॉन डी वाई आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है ना। डी यू अपॉन डी वाई आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और डी थीटा अपॉन डी टी आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है। ये दोनों बराबर होता है। कैसे होता है सभी समझते हैं हम, और ये है क्या बताता है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसको, सभी चीज़ें देखेंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले मैं एक पेन ले लेता हूँ, ब्लैक पेन किधर गया। हाँ, देखिए मैंने कहा कि फ्लूइड फ्लो हो रही है। पहले इस कर्व को देखते हैं ये बनता कैसे है। तो मान लीजिए कि यह एक फर्श है, ये फर्श है कोई, इस फर्श पर फ्लूइड फ्लो हो रही है। फ्लूइड कोई से भी हो सकती है ना। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर वाटर ले रहा हूँ कि वाटर यहाँ से फ्लो हो रही है। ये इस वाटर है सब, और ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब आपको तो पता है कि कोई सा भी मैटर है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, लेकिन मैं यहाँ पर केवल 5 पार्टिकल को लूँगा ताकि हम अच्छे से समझ सकें। ये देखिए, ये है आपका 1 2 3 4 5 पार्टिकल को मैंने ले लिया। अब जब वाटर इस तरह फ्लो होगा तो वाटर जो है सरफेस के सटेगा, टकराएगा इससे, है ना, इसके कांटेक्ट में आएगा सरफेस के। तो वाटर का एक पार्टिकल यहाँ पर इस सरफेस के साथ चिपक जाएगा,
क्यों चिपकेगा? एडहेसिव फोर्स की वजह से वाटर का एक पार्टिकल इस फर्श के साथ चिपक जाएगा। ये वाला पार्टिकल मैं नेमिंग भी कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। ये पांचवा पार्टिकल इस फर्श के साथ चिपक गया एडहेसिव फोर्स की वजह से। अब क्या होगा? ये जो चौथा पांचों पार्टिकल एक साथ मूव कर रहा है। तो आप ये मत समझिएगा कि पहले पांचवा या बाद में चौथा आएगा, बाद फिर तीसरा, ऐसा नहीं है। सब एक साथ आया, लेकिन हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ना, तो एक एक पार्टिकल को देखेंगे कि उसमें हुआ क्या। और जब पांचवा यहाँ आकर चिपक गया तो सारा भी यहाँ आया होगा, तो चौथा भी यहाँ आया होगा। और जब चौथा आया तो यहाँ नहीं रुका, ये यहाँ आकर रुक गया। ठीक है, क्यों रुक गया यहाँ पे? जब पांचवा आपका वाटर का पार्टिकल है, चौथा भी वाटर का पार्टिकल है, जब ये चौथा पांचवे के कांटेक्ट में आएगा ना यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा? मैंने डिस्टेंस ले लिया है। जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो कोहेसिव फोर्स की वजह से ये पांचवा वाला चौथा वाला को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब उसको खींचने की कोशिश करेगा तो इसके साथ चिपकेगा, लेकिन यह यहाँ ना रुक करके यहाँ रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो आप रेंजर साइकिल देखते होंगे उसमें एक ब्रेक होता है, ब्रेक लगाते ही वहीं रुक जाता है। लेकिन जो नॉर्मल साइकिल होता है उसमें यहाँ पर ब्रेक लगाइएगा, वहाँ पर रुकेगा, है ना। सेम केस यहाँ है। जब चौथा पांचवे के कांटेक्ट में आता है कोहेसिव फोर्स के कारण, जब पांचवा खींचता है उसको अपनी तरफ, पांचवा कहता है रुक रुक रुक, लेकिन यहाँ ना रुक करके यहाँ रुक जाता है। ब्रेक तो लग जाता है यहीं पर, लेकिन यहाँ पर आकर ये रुक जाता है। ठीक उसी तरह ये चौथा है। तीसरा भी आता है, चौथा के ऊपर तीसरा है, तीसरा आता है चौथा के साथ कोहेसिव फोर्स के कारण चिपकने, लेकिन यहाँ ना रुक करके वो यहाँ रुक जाता है। ठीक उसी तरह दूसरा आता है तीसरा के साथ कोहेसिव फोर्स के कारण चिपकने, लेकिन यहाँ पर ब्रेक लगता है, लेकिन यहाँ पर आकर रुक जाता है। उसके साथ पहला भी यहीं आ जाता है। और जब हम इसको मिला देंगे, इसके बीच में तो बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे। तो अगर मैं इसको मिला दूँ तो एक कर्व की तरह बनेगा, ये कर्व की तरह ये बनेगा। और मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ ऊपर की तरफ, इसको मैं मान लेता हूँ ये y है, y डिस्टेंस है, ये ऊपर की तरफ x और y डिस्टेंस है। ये आपका x हो गया, ये y है। यही तो है ना यहाँ पे, यही तो था यहाँ पे। फिर से देखिए, वाटर इधर की तरफ मोशन कर रहा है u वेलोसिटी से। तो पहला वाला जो पार्टिकल वाटर का सरफेस कांटेक्ट में एडहेसिव फोर्स से कारण चिपक गया, उसकी वेलोसिटी तो 0 हो गई। लेकिन चौथा वाला पार्टिकल कोहेसिव फोर्स के साथ चिपकना चाहता था पांचवे वाले के साथ, और उसका मोशन रुक गया यहाँ पर आकर के। ठीक उसी तरह तीसरा का मोशन यहाँ पर रुक गया, दूसरा का, पहला का। इस तरह से ये कर्व जैसा बन जाता है। और जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि एडहेसिव फोर्स का यहाँ ज़्यादा था, जिस वजह से 0 हो गया। एडहेसिव फोर्स की वैल्यू कम होती जा रही है, और ऊपर की तरफ कोहेसिव फोर्स भी कम होते जा रहा है, ठीक है ना। और ऊपर सबसे ज़्यादा आपको वेलोसिटी मिलने वाली है यहाँ पर, यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप ले लूँ स्टडी करने के लिए, तो ये y है, ये dy हो गया, ये dy हो गया। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही तो कहता है, du अपॉन dy। ये डिस्टेंस और स्ट्रिप की वेलोसिटी, स्ट्रिप भी तो मूव कर रही है, लेकिन ये बहुत छोटी है, इसलिए du लेंगे हम। du अपॉन dy ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाउ के। बात करते हैं कि ये डी थीटा अपॉन dt क्या है, और इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा होने वाला है। फिर हम फर्श लेते हैं, है ना, ये फर्श है, फर्श मैंने ले लिया। इस पर वाटर आपका फ्लो कर रहा है ना, वाटर इस पर आपका फ्लो कर रहा है। ये मान लीजिए ये वाटर का सबसे ऊपर का लेयर है, सबसे ऊपर का लेयर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक हल्का सा फोर्स लगाऊंगा यहाँ पर, यहाँ हल्का सा फोर्स लगाऊंगा F। ये शियर फोर्स है, ठीक है। जब आप सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड है ये, और नीचे वाले को मैं फिक्स कर दूँ
तो यहाँ पर मैं फोर्स लगाऊंगा यहाँ पर, तो ये शियर स्ट्रेन आता है इसमें, है ना। और इसमें पहले ये तो डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर डिफॉर्मेशन हो जाए तो यहाँ पर फाई एंगल बनता है और शियर स्ट्रेन की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये सॉलिड में होता है, लेकिन वही फोर्स आप फ्लूइड में लगाते हैं तो इसका जो पहला वाला पार्टिकल है ना, वो इस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट नहीं करता है। फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने में होने वाले डिफॉर्मेशन को रजिस्ट नहीं करता है। जो डिफॉर्मेशन होता है उसको होने देता है। फोर्स की वजह से कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है उसमें, वो होता ही रहेगा। तो ये जो पार्टिकल है ना, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, यहाँ का पार्टिकल डिफॉर्म हुआ, ये फ्लूइड, यहाँ का पार्टिकल उठकर यहाँ आ गया और फिर यहाँ से आकर यहाँ रुका नहीं, ये फिर आगे तक बढ़ता चला गया। जब आप पानी में हलचल मचाते हैं, हल्का सा तन का सा टच करिएगा तो उसमें हलचल मच जाएगा। यानी एक पार्टिकल उठकर यहाँ जाता है, फिर वहाँ से यहाँ आ जाता है, फिर वहाँ से यहाँ आ जाता है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ नीचे की तरफ, तो ये वाला जो एंगल बनता है ना, वो मैं मान लूँ कि अगर ये थीटा है या फिर डी थीटा भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर ये थीटा है, फिर यहाँ पर मैं एक लाइन खींचूँ तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, पहला पोजीशन, ये लास्ट पोजीशन, ये भी थीटा बनेगा। थीटा 2 है, ये थीटा 1 है। फिर यहाँ से देखिए ये वाला एंगल कुछ और है, थीटा 3। पहले इतना एंगल था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। यानी एंगल इसमें कांस्टेंट नहीं है, लेकिन सॉलिड में ये कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से हम शियर स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जब इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है तो शियर स्ट्रेन की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? इस केस में थीटा तो चेंज हो रहा है और यहाँ पर थीटा की स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। शियर स्ट्रेन की स्टडी करना यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम फ्लूइड में शियर स्ट्रेन की स्टडी नहीं करते हैं। हम निकालते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। यानी कि ये जो थीटा चेंज हुआ है ना, और मैं मान लो कि ये डी थीटा था, ये जो डी थीटा चेंज हुआ है इसको निकालना मुश्किल है, लेकिन डी थीटा अपॉन डी टी को निकालना आसान है। ये है आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, है ना। डिफॉर्मेशन हुआ, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को हम निकाल लेते हैं। तो ये वही है। निकलता कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि थीटा को निकालना मुश्किल था, इसलिए हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन निकालेंगे। किस रेट से उसमें डिफॉर्मेशन हुआ है उसको निकालेंगे। इसके लिए आप क्या करिए, फर्श लीजिए, फर्श पर फिर वही फ्लूइड बिखरेगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आप dy मानिए। पहले एक पार्टिकल यहाँ था, ये पार्टिकल डिफॉर्म होकर यहाँ पहुँच गया। अब मैं लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, ये एंगल मान लीजिए आप डी थीटा, ये डिस्टेंस है आपका dy, है ना। क्लियर हुआ? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आगे देखिए, आगे देखिए, पेन किधर गया? इसको मैंने मान लिया dy, इसको मान लिया मैंने जो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल गया है, तो ये डी थीटा एंगल बनाया। अब यहाँ से जब यहाँ गया है तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। मान लीजिए उसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी du, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ तक गया, अगर ये पॉइंट ये है, अगर ये पॉइंट B है, तो इससे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा है, यानी AB इसने ट्रेवल करा है। तो क्या मैं AB को लिख सकता हूँ du इंटू dt। अब बोलेंगे dt कहाँ से आ गया? तो ये du वेलोसिटी से बढ़ रहा है, इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो कुछ समय में तो किया होगा, यानी वो dt टाइम में किया। टाइम इंटरवल आपका dt था। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, यहाँ से निकल गया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू tan d थीटा इज इक्वल टू du इंटू dt अपॉन dy। क्यों नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब चूंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए मैं केवल डी थीटा लिखूँगा। जब इसको वैल्यू मैं डी थीटा लिखूँगा तो dt को क्या मैं इधर खींचूँगा, तो क्या आपका यहाँ पर du अपन dy नहीं बच जाएगा? देखिए तो जरा। और यही du अपन dy बराबर है कि इसके डी थीटा अपन dt के। ये
अब मैं आपको समझा देता हूँ थ्योरेटिकली। ठीक है ना, ये तो समझ आ गया आपको ये कण बनता कैसे है ना। यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, क्यों? एडहेसिव फोर्स की वजह से पार्टिकल चिपक गया है और वेलोसिटी उसकी 0 हो गई है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है। ये जो कण बना है इसको वेलोसिटी क्या बोलते हैं? वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं, या फिर आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी आप इसको बोल सकते हैं, इस वाले कर्व को। du/dy इतना कह रहा है कि जो u है ना, जो वेलोसिटी, वो डिस्टेंस के साथ ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ रही है। आप फील भी कर रहे हैं इस चीज़ को, फील भी आप कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि सॉलिड में जिस तरह का डिफॉर्मेशन होता है ना, सॉलिड में जिस तरह का डिफॉर्मेशन होता है कि फोर्स लगाया डिफॉर्म कर गया, ये हम कितना डिफॉर्मेशन, हम शियर स्ट्रेन कितना आया है हम निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इस केस को इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ फ्लूइड में, मैंने देखा कि यार यहाँ पर थीटा तो कांस्टेंट ही नहीं है, वो चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है। एक छोटा सा शियर फोर्स लगाने की वजह से वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। तो थीटा से तो काम चलेगा नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। तो मैंने कहा थीटा से काम नहीं चलेगा तो आप रेट ऑफ शियर स्ट्रेन निकाल लीजिए, d(θ/dt)। तो यही d(θ/dt) निकालने के लिए मैंने ये सब किया, मुझे निकल गया d(θ/dt) जो du/dy के ही बराबर है। ठीक है ना। और एक और बात, इसको डायनेमिक विस्कोसिटी ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे टाउ आया है, और टाउ क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है, यानी जब फोर्स की बात हो रही है तो डायनेमिक होगा ना, है ना। किसकी वजह से ये मोशन हो रहा है उसकी बात हो रही है, फोर्स की वजह से, इसलिए फोर्स का इंक्लूड है इसमें, है ना। फोर्स को हम मान रहे हैं कि ये फोर्स की वजह से हो रहा है, फोर्स को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इसमें, फोर्स की वजह से कैलकुलेशन हमारा हो रहा है, तो इसलिए डायनेमिक में आता है। काइनेमेटिक जो विस्कोसिटी है उसमें हम फोर्स की बात नहीं करते हैं, किस वजह से हुआ है उसकी बात नहीं करते। इतना तो पता होगा ना आपको काइनेमेटिक डायनेमेटिक क्या होता है। आई होप आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई नहीं है तो फिर से वीडियो को देखिए, बहुत समझ में आ जाएगी, अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है।